ये बच्चों, आज पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ देखे थे और उसमें देखे थे कि फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। उसमें हम लोग फार्मूला पढ़े थे F = m/a। ठीक है बच्चों, अब इसमें पूछा गया कि अगर आपको ये पूछ दिया गया कि 1 न्यूटन फोर्स को डिफ़ाइन कीजिए, डिफ़ाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स को आपको डिफ़ाइन करना है, तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो देखिए बच्चों, ऐसे कभी यूनिट चीज़ों को डिफिनीसन पूछे तो उसके फॉर्मूला में ही आपको डिफिनीसन मिलेगा। 1 न्यूटन कब मिलेगा? जब 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का आप जनरेट कर दीजिए, तो 1 × 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 kg is accelerated by 1 meter/second square, then the force required is called 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है बच्चों, या यूनिट फोर्स, इसी को यूनिट फोर्स भी बोला जाता है बच्चों। अब ये क्या हुआ बच्चों कि अगर कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है 1 kg का है, उसको 1 मीटर/सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिए आप, मतलब उसके वेलोसिटी में इतना चेंजेस ला दिए, तो जितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वही फोर्स क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। अब यहाँ तो बात कर लिए मैग्नीट्यूड का, कि मैग्नीट्यूड होगा इसमें। अब बात करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है। तो देखिए, फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, m × a। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कह सकते हैं कि जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ना, उधर ही आपको क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आ गया आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी इधर मूव कर रहा है, ऐसे इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर है? इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का भी डायरेक्शन यही होगा। मान लीजिए कि ये बॉडी इधर मूव करा रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जा कर के रुक गया, मतलब उस समय नेट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था, तो समझिए कि जो नेट फोर्स था वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वही होगा आपको फोर्स का डायरेक्शन। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज होता है। क्या क्या यूजेज हैं हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ का देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या क्या एप्लीकेशन है? तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, लेकिन पहला एप्लीकेशन आप जब क्रिकेट खेलने जाते हो वहाँ देखते हो। आप देखते हो जब भी आप बॉल को कैच करते हो तो हाथ को पीछे की तरफ खींचते हो, कभी ऐसे टाइट हाथ को नहीं रखोगे आगे की तरफ, इससे आपको चोट ज़्यादा लगेगा, मतलब फोर्स का जो इफ़ेक्ट रहेगा वो ज़्यादा होगा। जब पीछे खींच लेते हो तो क्या होता है? फोर्स का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि टाइम आपने बढ़ाया। पीछे खींचने में टाइम को बढ़ा रहे थे, कैसे? तो आप देखते हो कि फोर्स क्या होता है? ma को क्या लिख सकते हैं? v - u/t। एक्सेलरेशन को हम लोग ma, एक्सेलरेशन को v - u/t लिख सकते हैं। अब देखिए, फोर्स टाइम का क्या है? टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ टाइम बढ़ा दोगे, ये वाला क्वांटिटी बढ़ जाएगा नीचे का, तो टाइम बढ़ाने से क्या होगा? टाइम बड़ा हो गया तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जहाँ भी हमारा टाइम बढ़ गया, अब कैच ले रहे थे तो ऐसे पीछे हाथ को खींचे तो टाइम इंक्रीज कर दिए हैं, तो टाइम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या क्वांटिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स घट जा रहा है। तो एक इफेक्ट ये है, एक एप्लीकेशन ये है, लिख सकते हैं फील्डर मूव्स हिज हैंड backward when he catch a ball to increases time।
और टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देन फोर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिक्रीजेज, फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, देन इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी डिक्रीजेज। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, इसी कारण से ऐसा होता है। चलिए अब दूसरा एप्लीकेशन ये कर लेते हैं, इसको हम लोग आपको क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो चला गया बिल्डिंग पे छलांग लगाने। चलो ये तो एग्जाम्पल आपके लिए सही नहीं होगा। ऐसा मान लेते हैं कि कोई आदमी, जैसे आप लोग देखते हो कि जो आर्मी वगैरह का होता है वहाँ पे जंप, वहाँ पे बालू वगैरह लगाया गया है, और आप लोग गए आर्मी का ट्रेनिंग में कहीं पे, और वहाँ पे जंप कराना है, हाई जंप कराना है, और वहाँ पे बिल्कुल फोर्स पे करा रहे हैं हाई जंप। उन्होंने क्या किया, इसको जंप करना है, यहाँ पे उन्होंने एक बना दिया कि इसको जंप करना है, और यहाँ पे बिल्कुल फर्श है। तो जैसे हाई जंप करके आओगे आपके पैर में चोट बहुत लगेगा। जैसे ही आप किसी फर्श पे कूदते हो तो पैर में चोट ज़्यादा लगता है। इसका पीछे रीज़न क्या है, सुनिए ध्यान से। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा फर्श है वहाँ पे रुकते ही टाइम का इफेक्ट, देखिए टाइम क्या है, बहुत छोटा होता है। जैसे उस पर गिरते हैं तुरंत जो है हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाता है। हमारा वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। अगर ये v माइनस यू धीरे धीरे कब चेंज होगा, जब टाइम इंटरवल बड़ा होगा। तो टाइम इंटरवल छोटा होगा तो तुरंत चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ टकराते ही जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। तो टाइम क्या था, बहुत छोटा था वेलोसिटी चेंज होने का, तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, बहुत बड़ा। जब टाइम बहुत छोटा होगा तो फोर्स का इफेक्ट बहुत बड़ा, तो उस समय आपको चोट लगता है। लेकिन यही सोचो जब आप गद्दे पे कूदते हो, जब मोटा सा गद्दा रहता है इस पे कूदते हो तो क्या होता है, अब ये कूदते हो तो इस पर फोर्स लगा, ये दबता है, यहाँ तक दबते 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 क्या होता है कि टाइम बढ़ जाता है। टाइम लगेगा ना नीचे आने में, वेलोसिटी जीरो होने में। तो वेलोसिटी जीरो होने में जो टाइम लग रहा है, इसके वजह से यहाँ पे कहेंगे कि फोर्स का इफेक्ट जो है वो घट गया है, फोर्स का इफेक्ट घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बढ़ गया है। वेलोसिटी जीरो होने में टाइम बढ़ गया, इतना नीचे आएगा। जब मूवी वगैरह शूटिंग होता है तो जो आप देखते हो कि आपके जो फेवरेट हीरो हीरोइन है बिल्डिंगों के ऊपर से कूद जाते हैं, ये कहाँ कूदते हैं, ऐसे मोटे मोटे गद्दों पे ही कूदते हैं, यहीं पे वो लोग गिरते हैं। इससे क्या होता है, उनको चोट नहीं लगता है। कि इसके पीछे रीज़न है कि टाइम बढ़ गया। आप भी देखे होंगे, और आर्मी का जो होता है वहाँ पे बालू लगा दिया जाता है। बालू पे जब जंप करते हैं तो वेलोसिटी, बालू क्या होता है कि बालू में जैसे जंप करते हैं तो हमारा वेलोसिटी जीरो होने में टाइम बढ़ जाता है। अब अंदर की तरफ धंसता है पैर, जीरो होने में टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स का इफेक्ट घट जाएगा। या फिर जब आप कभी ऊपर बिल्डिंगों पर से या कहीं से भी आप स्विमिंग पूल में जंप करते हो, वाटर में जंप करते हो, तो आपको चोट नहीं लगता है। इसके पीछे भी रीज़न यही है कि आपका वेलोसिटी सडन नहीं चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होने में टाइम इंक्रीज हो जाता है, और जब भी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ा देंगे तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। क्यों घटेगा बच्चों, अरे टाइम का वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, ये वैल्यू बड़ा कर रहे हो, तो ये ओवर वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा होगा, मतलब फोर्स छोटा हो गया। तो यही सब रीज़न है आपको जहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं व्हेन वी फॉल ऑन ए हार्ड surface the velocity changes in a small time interval, so effect of force is high, effect of force high रहेगा, हाई, ठीक है। और वहीं पे गद्दा लगा देंगे तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, स्मॉल ना होके लार्ज टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो वहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे पानी में जंप कर लिए, ठीक है, स्विमिंग पूल में जब जंप करते हैं तो क्या होगा, आपको वहाँ पे फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो जब आप कभी कील को, जब आप कील किसी चीज़ में ठोकते हो, मान लीजिए आपको इसमें ठोकना है, तो आप इस पे रख के दबाते नहीं हो। मान लो कि इस पे रख के हम दबाते चले गए, ऐसे दबाते चले गए, मतलब हम टाइम बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा टाइम कर रहे हैं, तो फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। अब मान लीजिए कि आप कम फोर्स लगा रहे हो, इसका उल्टा बोल रहे हैं, चलिए कम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स जो होगा वो छोटा रहेगा और छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगेगा, तो फोर्स का अमाउंट क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे एक बार मारे, टाइम बहुत छोटा था, छोटे टाइम के लिए मारे, तो फोर्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, बड़ा, तो बड़ा फोर्स लगा, अंदर चला जाएगा। अब लगा रहे हैं टाइम ज़्यादा, अब इसको पकड़ के दबा रहे हैं,
क्या अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ा दिए हैं, फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो आयरन नेल को भी हम अंदर इसी कारण से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एप्लीकेशन थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। इसके अलावा भी बहुत सारा एप्लीकेशन है आपके आसपास, जहाँ पे आपका टाइम इंक्रीज कर जाता है और वेलोसिटी जो है चेंज होने का, इस कारण से इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो कम हो जाता है। ये हम लोग जनरल बहुत सारे चीज़ें में अपना ये एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम लोग इम्पल्सिव फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पल्सिव फोर्स। बच्चों, जब बहुत बड़ा अमाउंट का फोर्स छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगता है, उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा हुआ कि आप रोड पे खड़े हो, किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हो और अचानक से आपके पैर पर से एक बाइक काफ़ी हाई स्पीड में निकल गया। अब जैसे ही हाई स्पीड पे निकल गया, तब उस समय आपको जो फोर्स का इफ़ेक्ट होगा वो थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए वो आपके पैर पे आया था। लेकिन मान लो कि जिस दोस्त का इंतज़ार कर रहे हो वही बाइक लेके आया और आपके पैर पे लगा करके रोक गया, बोला क्या भाई क्या दोस्त क्या हाल है, आप क्या बताओगे? आप तो पहले चिल्लाओगे, 2-3 दोगे उसको, क्योंकि आपको लगेगा आपको उस समय हर्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पैर पे जो टाइम का इंटरवल है वो बढ़ गया है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, तो ऐसे हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स applied for a short period of time, then this type of force is called impulsive force। ऐसे फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाना हुआ तो ऐसे बना सकते हैं बच्चों। ये टाइम इंटरवल हो गया मान लीजिए, और ये फोर्स हो गया। इसके ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, छोटे से टाइम इंटरवल, और ये देखिए फोर्स कितना लार्ज लगा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव फोर्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? इम्पल्सिव फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा जो फोर्स अप्लाई हुआ है इनटू टाइम इंटरवल, F इंटू टाइम इंटरवल T। ठीक है, F इंटू T कह सकते हैं। मतलब अब इसके एग्जाम्पल वही जो बाइक का बताएं, इस तरह से कोई बहुत बड़ा फोर्स है, छोटा टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, तो इसको इम्पल्स बोलेंगे। ये इम्पल्स जनरेट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इम्पल्स के कारण ही जर्क वगैरह होता है। ठीक है, अचानक से कहीं जर्क जनरेट हो रहा है, समझिए जर्क हो रहा है, वो इम्पल्स के कारण, मतलब लार्ज अमाउंट का फोर्स थोड़ा टाइम के लिए लग गया, जर्क हो जाएगा। तो समझते हैं कि इस फोर्स इंटू टाइम का, इसका SI यूनिट क्या होगा बच्चों? तो निकाल सकते हो SI यूनिट। फोर्स का क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन, और सेकेंड टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा इसका SI यूनिट। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसका रिलेशन मोमेंटम के साथ कुछ रिलेशन है या फिर नहीं। देख लेते हैं मोमेंटम के साथ रिलेशन। तो चलो यहीं से देख लेते हैं। इम्पल्स इक्वल टू आपको है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स आप जानते हो क्या होता है? ma इंटू टाइम होता है। अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ऊपर से इसको लिखते हैं रिलेशन क्या है मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? mv माइनस mu। और पता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं? mv माइनस mu, आपको तो पता ही होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन जो मोमेंटम में चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है? इम्पल्सिव फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, इम्पल्स के इक्वल होता है, कह सकते हैं। लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स के इक्वल होता है किसी भी चीज मोमेंटम में जो चेंज होता है वो इम्पल्सिव फोर्स के इक्वल होता है, इम्पल्सिव फोर्स के बराबर होता है।
चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।